डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, इलेक्टिव गवर्नमेंट, इन सभी चीज़ों का हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार देता है और ये हमारा हक भी होता है। इस वीडियो में मैं डेमोक्रेसी और लोकतंत्र के फॉर या फिर अगेंस्ट में बात नहीं करूंगा, बट आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी कंट्री के लोगों की ज़िंदगी के बारे में जिनके यहाँ डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ नहीं होती, जहाँ पे सिर्फ एक डिक्टेटर होता है। आज हम बात करेंगे लाइफ इन नॉर्थ कोरिया। लाइफ इज़ नॉट ईजी इन नॉर्थ कोरिया, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट वहाँ के लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करने में नॉर्थ कोरिया की हिस्ट्री का बहुत बड़ा हाथ है। सो हियर इज़ अ क्विक हिस्ट्री लेसन फॉर यू। अच्छा, जब हम बर्बादी की हिस्ट्री की बात करते हैं तो उसमें अमेरिका और रशिया का नाम ना आए ऐसा हो नहीं सकता। सो इस ट्रेजिडी ऑफ अ कंट्री में भी अमेरिका एंड रशिया फोर्सेस का हाथ है। जिस तरह भारत ब्रिटिशर्स की कॉलोनी हुआ करती थी, उस तरह 1910 में कोरिया नॉर्थ और साउथ दोनों वर एनेक्स्ड बाय एम्पायर ऑफ जापान। जापान ने दो बड़े युद्ध लड़े थे कोरिया पे कब्जा करने के लिए। पहला था साइनो जापानीज वॉर, जिसमें जापान ने चाइना को हराया था, और दूसरा था रूसो जापानीज वॉर, जिसमें जापान ने रशिया को धूल चटाई थी। इसी हार के बाद 1905 का रशियन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। अब 1910 से लेकर 1945 तक पूरा कोरिया जापानीज एम्पायर के अंडर था, पर भारत की तरह आज़ादी की लड़ाई कोरिया में भी चल रही थी। कोरिया का एक फ्रीडम फाइटर्स का ग्रुप था जिसका नाम था डोंगनिपगन, एक्सक्यूज माई प्रोनाउंसिएशन, जो साइनो कोरियन बॉर्डर पे जापानीज फोर्सेस के खिलाफ गोरिल्ला वॉरफेयर करता था, पर वो इतनी इफेक्टिव नहीं थी। एंड हियर इज़ अ क्विक क्वेश्चन फॉर यू, डू यू नो हु वाज वन ऑफ द लीडर्स ऑफ दैट रेजिस्टेंस / लिबरेशन / फ्रीडम फाइटर्स ग्रुप? और अगर आपका आंसर है किम इल सुंग, द फर्स्ट एल प्रेसिडेंटे / डिक्टेटर ऑफ नॉर्थ कोरिया, देन कांग्रेचुलेशंस, यू आर करेक्ट। आफ्टर 1945 यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 के एंड में जब अमेरिका ने जापान पे एटम बम गिराया तो जापान को सरेंडर करना पड़ा और अपनी कॉलोनीज़ को भी छोड़ना पड़ा। अच्छा, जब जापान ने वर्ल्ड वॉर 2 में सरेंडर किया था तब नॉर्थ कोरिया में सोवियत यूनियन एंड मंगोलिया ने जापानीज फोर्सेस को हरा दिया था और उसको ऑक्यूपाई कर लिया था, और साउथ कोरिया सरेंडर के बाद यूएस के हाथ में आ गया था। वर्ल्ड वॉर 2 के एंड के बाद दोनों सोवियत यूनियन और यूएसए के सामने एक सिचुएशन आई कि अब कोरिया के साथ आखिर करा क्या जाए। फाइनली दोनों ने डिसाइड किया कि नॉर्थ और साउथ कोरिया को रीयूनाइट करके इंडिपेंडेंस दे दी जाए, पर उनका ये एग्रीमेंट फेल हो गया बिकॉज सोवियत यूनियन चाहता था कि वहाँ पे एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बने, बट अमेरिका चाहता था कि कोरिया में एक कैपिटलिस्ट एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बने। और इन दो सुपर पावर्स के बीच में एग्रीमेंट और अंडरस्टैंडिंग ना हो पाने की वजह से एक नेशन के दो टुकड़े हो गए। नॉर्थ में एक कम्युनिस्ट डिक्टेटरशिप आई और साउथ में बीटीएस एक कैपिटलिस्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ गई। पार्टीशन के केवल 2 साल बाद ही नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया को इन्वेड कर दिया इन 1950। ये इन्वेजन पूरे 3 साल चला। 3 साल बाद एक सीज फायर का एग्रीमेंट हुआ और एक डीमिलिटराइज्ड जोन बना दिया गया, पर दोनों नेशन यानी कि नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच में पीस ट्रीटी कभी साइन नहीं हो पाई। आज़ादी के बाद नॉर्थ कोरिया का डिक्टेटर बना किम इल सुंग। उसके लीडरशिप में नॉर्थ कोरिया की सोवियत यूनियन से काफ़ी अच्छे रिलेशंस थे, और शुरुआती दशकों में नॉर्थ कोरियन लाइफस्टाइल काफ़ी हाई और अच्छी थी कंपेयर टू देयर सदर्न काउंटरपार्ट्स, क्योंकि साउथ कोरिया उस समय वॉज सफरिंग फ्रॉम पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। पर 1980 में काया पलट हो गया, क्योंकि साउथ कोरिया उस समय स्टेबल होने लगा और एक इकोनॉमिकल सुपर पावर, एक पावर हाउस बन गया बिकॉज ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम जापान, अमेरिका। और इसी समय नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमिक डिक्लाइन होना शुरू हो गई, और फिर 1994 में पड़ती है नॉर्थ कोरिया में भूखमरी, जो पूरे 4 साल चलती है, जिसमें कुल 2.4 से लेकर लगभग 3.5 मिलियन लोग भूख से तड़प कर मर जाते हैं। इस भूखमरी का सबसे बड़ा कारण था सोवियत यूनियन का कोल्ड वॉर हारना और एंड में डिसॉल्व हो जाना, क्योंकि सोवियत यूनियन बहुत सारी मॉनेटरी, ऑयल और कई तरह की एड्स नॉर्थ कोरिया को प्रोवाइड करता था। बट यूएसएसआर का कोलैप्स होने के बाद नॉर्थ कोरिया की पूरी इकोनॉमी गिर गई एंड दे सफर्ड अ मेजर फैमिन। ये फैमिन इतनी बुरी और भयानक थी कि लोग घास, पेड़ की डाल, कीड़े मकोड़े ये सब खाना शुरू कर दिए थे जस्ट टू सर्वाइव। लोग छोटे जानवर जैसे कि चूहे, पंछी, छिपकली और यहाँ तक कि इंसानों की लाशों को भी खाना शुरू कर चुके थे। दोस टाइम्स वर वेरी हार्ड फॉर नॉर्थ कोरियंस। अगर हम टाइम को फास्ट फॉरवर्ड करके आज के समय की बात करें, आज के समय भी वहाँ के सिटीजन्स की हालत कुछ अच्छी नहीं है। नॉर्थ कोरिया में केवल 26% लोगों के यहाँ ही बिजली आती है, और जिन लोगों के घर में बिजली आती भी है तो केवल सिर्फ 2 घंटों के लिए। वहाँ की आधी से ज़्यादा जनता अभी भी भूखी रहती है। वहाँ पर अभी तक खाने पीने की किल्लत है। यूएन की एक रिपोर्ट के हिसाब से करीब 10.9 मिलियन यानी कि नॉर्थ कोरिया की 42.24% पॉपुलेशन अंडर नरिश्ड है, यानी कि कुपोषित है। अगर आप नॉर्थ कोरिया जाएंगे तो वहाँ की सड़कों पे आपको बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत कम लोगों के पास ही कार्स हैं। वहाँ पे ज़्यादातर लोग काम पे पैदल ही जाते हैं। नॉर्थ कोरिया में केवल एलीट कोरियंस के पास ही कार जैसी लग्जरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर नॉर्थ कोरिया की हालत ऐसी क्यों है। इसका एक सिंपल सा आंसर है, किम जोंग उन, वहाँ का डिक्टेटर। किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया का सारा पैसा मिलिट्री, पर्सनल लाइफस्टाइल और फालतू के प्रोजेक्ट्स पे खर्च कर देता है।
और वहाँ के लोगों के एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट पे 1 रुपया तक खर्च नहीं करता है, जिसकी वजह से वहाँ के लोग दिन पे दिन गरीब होते जा रहे हैं। नॉर्थ कोरिया में इतना बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है कि हज़ारों लोग देश छोड़कर भाग रहे हैं। नॉर्थ कोरिया में देश छोड़ के भागना गैर कानूनी भी है और बिना परमिशन के आप देश के बाहर तक नहीं जा सकते। अगर आपको नॉर्थ कोरिया छोड़ के भागना है तो आपको लगेगा बहुत सारा पैसा, बहुत सारा। इसका मतलब ये है कि ज़्यादातर लोग जो देश छोड़ के भागने में सफल होते हैं वो लोग एलीट क्लास से होते हैं, क्योंकि एक गरीब अपनी जान बचाकर भागना अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा। अच्छा, जब मैंने ये कहा कि बहुत सारा पैसा लगेगा, इसका मतलब ये नहीं था कि नॉर्थ कोरिया से बाहर जाने का टिकट बहुत महंगा है। असल में लोग स्मगल होकर नॉर्थ कोरिया से बाहर जाते हैं और स्मगलिंग असिस्टेंट लोगों के बजट पे भी डिपेंड करता है। एक बेसिक स्मगलिंग पैकेज आपको केवल चाइना के बॉर्डर तक ही ले जाएगा और वहाँ से आपको मंगोलिया और वियतनाम तक का रास्ता खुद ढूंढना होता है, जहाँ से आप डायरेक्टली ही साउथ कोरिया जा सकते हैं। साउथ कोरिया खुले दिल से सारे नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर्स को संरक्षण और गवर्नमेंट बेनिफिट्स देता है, पर साउथ कोरिया तक पहुँचना ही हर नॉर्थ कोरियन के लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि नॉर्थ और साउथ कोरिया की लड़ाई रहती है। इस वजह से वहाँ का बॉर्डर पे बहुत ज़्यादा ही सिक्योरिटी होती है, सिक्योरिटी बहुत ही टाइट होती है। इस वजह से डिफेक्टर्स और स्मगलर के पास केवल चाइना वाला बॉर्डर ही एक ऑप्शन बचता है। और अगर आप भागते वक्त चाइना में फंस गए तो पकड़े गए तो चाइना आपको ज़बरदस्ती नॉर्थ कोरिया में वापस डिपोर्ट कर देगा। और नॉर्थ कोरिया में डिफेक्टर्स की सज़ा कॉन्सेंट्रेशन कैंप और टॉर्चर है, और अगर आप बहुत ही ज़्यादा लकी हुए तो आपको कॉन्सेंट्रेशन कैंप में रखने की जगह मौत की सज़ा सुना दी जाएगी। नॉर्थ कोरिया के लॉ बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं, स्ट्रिक्ट नहीं है बल्कि मैं क्रूल वर्ड यूज़ करूँगा। नॉर्थ कोरिया में हर किसी के पास मोबाइल फ़ोन्स तक नहीं होते हैं, और जिनके पास अगर होते भी हैं तो उन पर कड़ी निगरानी और नज़र रखी जाती है। उनकी कॉन्वर्सेशन सुनी जाती है और उनको देश के बाहर कॉल करने की भी परमिशन नहीं होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर फ़ोन में इतने ज़्यादा ही रिस्ट्रिक्शंस हैं तो लोग लेटर यूज़ करते होंगे, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। नॉर्थ कोरियन रेजीम लेटर्स को भी सेंसर कर देती है और पोस्ट ऑफिस में भी गवर्नमेंट लेटर्स को ओपन करके चेक करती है। नॉर्थ कोरिया में एंटरटेनमेंट के मीन्स बहुत ही कम है। वहाँ आए टाइम तो लाइट नहीं आती, और जब आती है तो टीवी पे केवल 9-10 चैनल ही आते हैं, जिसमें ज़्यादातर चैनल्स पे गवर्नमेंट प्रोपेगेंडाज आते हैं। साउथ कोरियन, हॉलीवुड, बॉलीवुड, हर तरह की मूवीज़ कोरिया में बैन है। बहुत सारे सेंसर करने के बाद ही कोई बाहर की मूवी कोरिया में रिलीज़ होती है। नॉर्थ कोरिया में ज़्यादातर लोग मूवीज़ से भरी मेमोरी कार्ड या फिर पेन ड्राइव ब्लैक मार्केट से इलीगली खरीदते हैं, और ऐसा ही करते हुए एक 17 साल का युवक पकड़ा भी गया था, जिसको नॉर्थ कोरिया की रेजिम ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। वहाँ के कानून बहुत ही सख्त हैं, वहाँ इंटरनेट तक बैन है, पर केवल कुछ हाई रैंकिंग ऑफिशियल ही ग्लोबल इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। पर वहाँ के लोगों के लिए एक अलग सा एक नेशनल इंटरनेट है, जिस पे गवर्नमेंट की कुछ वेबसाइट्स के अलावा और कुछ भी नहीं चलता है। लाइफ इन नॉर्थ कोरिया इज़ नॉट ईजी। जैसे हमारी कंट्री में कुछ लोगों का जॉब होता है रोड्स वगैरह साफ़ करने का, पर नॉर्थ कोरिया में ऐसा नहीं है। वहाँ की गवर्नमेंट के पास इतने पैसे नहीं है कि वो हेल्प हायर कर सके। इस वजह से हर सिटीजन्स को खुद अपने घर से एक सदस्य भेजना पड़ता है फॉर क्लीनिंग रोड्स। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो अच्छी बात है, लोग अपने देश की सड़क खुद साफ़ कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। ज़्यादातर लोग सुबह बिज़ी होते हैं, इस वजह से ज़्यादातर लोग अपने छोटे बच्चों को रोड साफ़ करने के लिए भेज देते हैं। ये एक तरह का स्टेट स्पॉन्सर्ड चाइल्ड लेबरिंग है, और इस मैनुअल वर्क में सिर्फ रोड की सफाई नहीं आती है, बल्कि रेलवे की पटरी की मरम्मत, कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ जाए तो उसमें काम करना वगैरह वगैरह, मतलब कि हर टाइप की मैनुअल वर्क। लोगों के लाइफस्टाइल में एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और नॉर्थ कोरिया का एजुकेशन कुछ खास नहीं है। एजुकेशन के नाम पे बच्चों को हल्की फुल्की बेसिक मैथ्स और फेक हिस्ट्री पढ़ाई जाती है। हिस्ट्री में उन्हें उनके ग्रेट सुप्रीम लीडर की लाइफ के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है कि कैसे उन्होंने अपने सारे दुश्मनों को हरा दिया और वो कितने ग्रेट थे। बेसिकली पूरा प्रोपेगेंडा पढ़ाया जाता है। प्रोपेगेंडा सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है। वैसे तो नॉर्थ कोरिया में लाइट नहीं आती है, लेकिन जब आती है तो रेडियो पे सिर्फ प्रोपेगेंडा वाले गाने बजते हैं, जिसे हर नॉर्थ कोरियन को सुनना पड़ता है, और रेडियो को बंद करना अलाउ भी नहीं होता है। और जो रेडियो को बंद करता है उसे कड़ी से कड़ी सज़ा सुनाई जाती है। लाइफ इज़ हार्ड इन नॉर्थ कोरिया। वहाँ के लोग खाना गैस पे नहीं बल्कि लकड़ियों पे बनाते हैं। वो खुद उन लकड़ियों को चॉप करते हैं। वहाँ पे पानी की भी फैसिलिटीज़ नहीं है, लोगों को खुद नदी से पानी भर कर लाना पड़ता है। नॉर्थ कोरिया में एसेंशियल्स और राशन जैसे चावल वगैरह बेचना अच्छा नहीं माना जाता है, और कई लेवल पे इलीगल भी होता है। इस वजह से एसेंशियल चीज़ें लोगों को ब्लैक मार्केट से खरीदना पड़ता है। रॉकेटमैन एक सूटेबल निकनेम है किम जोंग उन के लिए, जो उसे डोनाल्ड ट्रंप ने दिया था आफ्टर ही सक्सेसफुली डेवलप्ड हिज न्यूक्लियर वेपन एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम। फन फैक्ट, किम जोंग उन को न्यूक्लियर टेक एंड इंटेलिजेंस हमारे प्यारे नेबर पाकिस्तान ने दिया था। That's why Pakistan is one of those nations who cannot be trusted with nuclear arms and technology. Kim Jong-un himself is another name of death. 2016 में किम जोंग उन ने अपने बड़े हाफ ब्रदर किम जोंग नाम का असैसिनेशन मलेशिया के एयरपोर्ट पे पॉइजन नीडल से करवा दिया था। ये कोई पहली बार नहीं था। इससे पहले भी किम जोंग उन ने अपने अंकल जैंग सोंग तईक को 2013 में पब्लिकली एग्जीक्यूट करा दिया था। री सोल जू
किम जोंग उन की वाइफ पहले एक ऑर्केस्ट्रा की मेंबर थी, पर जब उसकी शादी किम जोंग उन से हुई तो उसने उन सारी ऑर्केस्ट्रा की लड़कियों को मरवा दिया जो उसकी वाइफ की ऑर्केस्ट्रा टीम में थी। ये उसने इसलिए किया था ताकि वो अपने वाइफ की आइडेंटिटी और सीक्रेट छुपा सके। एंड आई एम नॉट क्वाइट श्योर कि वेदर वो सीक्रेट छुपा पाया कि नहीं, बट आइडेंटिटी ज़रूर छुप ना सकी। नॉर्थ कोरिया के लॉस बहुत ही पेचीदा और क्रूल है। वहाँ पे अगर आप एंटी नेशनल या फिर कोई भी क्राइम करते हुए पकड़े गए तो आपके साथ आपके पूरे परिवार को सज़ा मिलेगी, इंक्लूडिंग वीमेन एंड चिल्ड्रन। ऐसे कई सारे इंस्टेंस हैं जिसमें छोटे छोटे बच्चों को उम्र कैद की सज़ा हो गई जस्ट बिकॉज उनके फादर ने कोई सो कॉल्ड क्राइम किया है। नॉर्थ कोरिया में ट्रेडिशनली 3 रिलीजन है, बुद्धिज़्म, कॉन्फ्यूशियनिज्म एंड टू द लेसर एक्सटेंट शैमनिज्म। अराउंड 18th सेंचुरी कोरिया में यूरोपियन इंटरफेरेंस था, इस वजह से वहाँ पे एक माइन्यूट सी एक माइनॉरिटी पॉपुलेशन है क्रिश्चियंस की भी। अकॉर्डिंग टू सम रेफ्यूजीज/डिफेक्टर्स, उन्होंने खुद अपनी आंखों से क्रिश्चियंस का पब्लिक एग्जीक्यूशन देखा है जस्ट बिकॉज दे आर क्रिश्चियंस। देयर इज नो लिमिट टू क्रूअल्टी व्हेन क्रूअल्टी इटसेल्फ इज द लॉ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप नॉर्थ कोरिया में रहते हो और आपके घर में कभी आग लग गई तो आपको सबसे पहले अपने घर से नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर्स की फ़ोटो निकालनी होगी, ना कि अपने बच्चे और ना ही खुद को, वरना सज़ा मौत है। नॉर्थ कोरिया की इकलौती ऐसी कंट्री है जहाँ पे कोविड का एक भी केस नहीं था, क्योंकि जो भी पॉजिटिव था उसको एग्जीक्यूट कर दिया गया। एंड दिस इज़ द लाइफ इन नॉर्थ कोरिया। इस वीडियो में तो मैंने क्रूअल्टी और डेथ इन नॉर्थ कोरिया का केवल सरफेस ही स्क्रैच किया, बाकी सब मैं डिटेल में कवर करूँगा अपनी दूसरी पार्ट 2 वीडियो में। और इस वीडियो के रिस्पांस पे डिपेंड करेगा कि वेदर मैं नॉर्थ कोरिया पे एक सीरीज़ बनाऊँ कि नहीं। सो प्लीज़ गिव अस योर फीडबैक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू enjoyed, please subscribe to this channel, give us a thumbs up and support us on Patreon. And please do leave a comment. It really helps the YouTube algorithm.